So students, today we are starting the next chapter of 10 plus 1, that is P block elements. P block तो आपको पता ही है कौन सा है. इस ब्लॉक को P block बोलते हैं ना पीरियोडिक टेबल में. Why this is called as the P block? क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब शेल में एंटर करता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज दी P block. ओके. और P ब्लॉक में आपके पास ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 आते हैं. 13 और 14 जो है वो +1 में डिस्कस करते हैं हम. ओके. बाकी 15 से 18 जो रह गई ये हम +2 में डिस्कस करते हैं, 10 + 2 में. ओके. तो मतलब इसमें जो आपको P ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर है इसमें आपने ग्रुप नंबर 13 और 14 को डिस्कस करना है 10 + 1 में. तो चलो अब P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ एक पढ़ते हैं. सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 का निमोनिक रिकॉल कर लें. क्या था? भिंडी, आलू, गाजर इन थैला. या एक और होता है बाल गंगाधर इंडियन तिलक. याद करने के लिए निमोनिक ये बनाया हुआ ना हमने, पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो में मैंने बताया था. उसके बाद इसका क्या था नेक्स्ट, ये 14th ग्रुप का काशी जी में शंकर पार्वती. ओके. सी कैल्शियम सॉरी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन, लेड, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ओके. तो इनको याद रखना है आपने इन निमोनिक्स को. गॉट इट. अब इनकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन कर लें. पी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल नंबरिंग फ्रॉम 13 to 18. बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम head the groups. Their valence shell electronic configuration is ns2np126. ओके. जैसे अगर मैं ग्रुप नंबर 13 की बात करूं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ns2np1. 14 की क्या होती है? ns2np2. 17 की क्या होती है? ns2np5. 18 की क्या होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ns2np6. सिर्फ हीलियम को छोड़ के. हीलियम के केस में सिर्फ 1s2 होता है ना इसमें, क्योंकि 1 में p तो आता ही नहीं है, इसलिए हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है. ये थोड़ी एक्सेप्शन है. ओके. मतलब p ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ns2np126 एक्सेप्ट फॉर हीलियम. ओके. द डिफरेंस इन द इनर कोर एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. देखो, आउटर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते ही हैं, हमें पता है ना. बट जो इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी कुछ हद तक फिजिकल प्रॉपर्टीज को ये चेंज कर सकते हैं. इनकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. हालांकि केमिकल प्रॉपर्टी भी इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंज हो सकती है, बट ज्यादातर इसका इन्फ्लुएंस, इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्फ्लुएंस है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आता है. द डिफरेंस इन द इनर कोर ऑफ एलिमेंट्स greatly influences their physical properties such as atomic and ionic radii, ionization enthalpy, as well as chemical properties. क्योंकि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी मान लो चेंज हो जाए तो उससे केमिकल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. Consequently, a lot of variation in properties of elements in a group of P block is observed. आप देखोगे इसमें कई सारी वेरिएशंस देखेंगे, इसमें कई सारी डेविएशंस आएंगी. एक तो हम जनरल ट्रेंड ड्राइव करते हैं, जनरल ट्रेंड में कई सारी डेविएशंस, कई सारी एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी आपको. क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे मैं अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन 10, 3s2, 3p1. अगर मैं बात करूं गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन की 18, उसके बाद 3d10, 4s2, 4p2 सॉरी 4p1. तो इसमें देखो, इसमें आपके पास वैसे जनरल ट्रेंड क्या चल रहा था? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद एस में 2, पी में 1. बट इसके केस में नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद डी, उसके बाद पी में 2, एस में 2 और पी में 1. ये जो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आए, इनकी वजह से कई सारे उलट पुलट हो जाएंगे, कई सारी एक्सेप्शन आ जाएंगी, है ना.
मतलब इनर कोर में जो डिफरेंस आएगा उसकी वजह से आपको कई सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डेविएशन देखने को मिलेगी. Consequently, a lot of variation in the properties of element in a group of p block is observed. ओके तो इसलिए आपको कई सारी वेरिएशंस देखने को मिलेंगी पी ब्लॉक में. जब आएंगी तब डिस्कस करेंगे. द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय अ पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कोई पी ब्लॉक एलिमेंट कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर. जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स की, ये सारे जितने भी हैं इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3s2 3p1 2 + 1 3, टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3. सिमिलरली 14 वालों के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3s2, जैसे ns2 np2, टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4. तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4. ओके. सिमिलरली 15 वालों के लिए मैक्सिमम स्टेट कौन सी है? +5. 16 वालों के लिए मैक्सिमम स्टेट कौन सी है? +6. 17 वालों के लिए मैक्सिमम स्टेट कौन सी है? +7. 18 वाले तो होते नोबल गैसेस हैं तो इन ये तो रिएक्ट ही नहीं करते. ओके. उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स में शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ये नहीं कि इनकी बस यही एक ही ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, ये बाकी ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकते हैं. विच नॉर्मली बट नॉट नेसेसरीली डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय यूनिट ऑफ 2. ठीक है. मतलब जैसे ये जो ग्रुप नंबर 13 वाले हैं ये सारे एलिमेंट एक तो +3 शो करते हैं, एक +1 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं, जिनमें इनमें दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का. इनके अलावा भी कुछ एक एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट हो सकती हैं, बट ये +3 और +1 तो पक्का है ना इन सभी एलिमेंट्स की. सिमिलरली कार्बन के केस में भी ऐसा, ये वाले ग्रुप 14 वालों के केस में भी ऐसा ही है, जिसमें कार्बन सिलिकॉन ये सारा ये वाला ग्रुप. इसके केस में मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +4. +2 भी इनकी एग्जिस्ट करती है सभी की. और इनके अलावा भी कई ऑक्सीजन स्टेट्स हैं इनमें से कुछ एक की. ठीक है. वो जब आएंगी मतलब वो कुछ एक एलिमेंट्स के लिए हैं, बट ये तो कंफर्म है कि इन सभी के लिए +4 और +2 तो होती है. ओके. आगे अगले पेज पे डिस्कस करते हैं. द अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 unit less than the group oxidation state are sometimes attributed to the inert pair effect. देखो जैसे हमने बात करी ग्रुप नंबर 13 के केस में आपके पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? मैक्सिमम +3. और दूसरी कौन सी है जो 2 यूनिट लेस है? +1. ग्रुप नंबर 14 के केस में मैक्सिमम कौन सी है? +4. और कौन सी? +2. ये जो 2 यूनिट लेस वाला चक्कर है ये क्या चीज है? मतलब पी ब्लॉक में जो मैक्सिमम ऑक्सीजन, जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप 16 की, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होगी +6. -2 मतलब +4. ये +4 और +6 तो पक्का शो करवाएंगे ना ग्रुप 16 वाले. बट ऐसा क्यों हो रहा है? ये 2 यूनिट लेस वाली क्या, ये रूल कहां से आया कि 2 यूनिट लेस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ही होगा? वो कहां से आया? वो आया ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इस इनर्ट पेयर इफेक्ट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि ये आपको +2 में भी आने वाला है और कई सारी प्रॉपर्टीज में आपको यही रीजन लिखना पड़ेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट. अब इसके लिए अलग पेज पे चलते हैं, रफ पेज पे. अगर मैं कंपेयर करने को बोलूं एल्यूमिनियम और गैलियम को, ठीक है. एल्यूमिनियम के केस में प्रोटॉन कितने हैं? 13, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है. और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 10 3s2 3p1. और अगर मैं इससे नीचे वाले मेंबर गैलियम को कंपेयर करूं, गैलियम के लिए प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कर दो 18 ऐड कर दो इसमें 31. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? आर्गन 10 3d10 4s2 4p1. ठीक. एक तो मतलब अब जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जा रहे हो, डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, तो हो क्या रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं. अगर आपको पता ही है सेंटर में प्रोटॉन बढ़े तो प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है? प्रोटॉन इंक्रीजेस
लीड्स टू डिक्रीज इन साइज। ओके, बट डाउन द ग्रुप जाने पे एक शेल भी बढ़ रहा होता है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम शेल कौन सा है, फोर्थ, इसके लिए मैक्सिमम शेल कौन सा था, थर्ड, है ना। तो शेल बढ़ने से, शेल इंक्रीज होने से क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, इन साइज, ठीक है। और जनरल ट्रेंड के केस में हम क्या कहते हैं कि ये जो शेल वाला फैक्टर है ये प्रोटॉन इंक्रीज होने वाले फैक्टर को ओवरकम कर लेते हैं, इसलिए जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं इन अ ग्रुप तो साइज इंक्रीज होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पी ब्लॉक के केस में क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या फर्क है, एक तो गैलियम में 18 प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम, गैलियम में 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम, इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा है ना। बट उन 18 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D ऑर्बिटल में जा रहे हैं। और आपने सुना ही है कि 3D ऑर्बिटल जो होता है, अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम किसका होता है, एफ बॉन्ड, एफ इलेक्ट्रॉन्स का, उससे कम डी इलेक्ट्रॉन्स का, उससे सॉरी उससे ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन का, उससे ज्यादा पी का, और उससे ज्यादा एस का। और शील्डिंग इफेक्ट तो डी का मतलब कम होता है, तो मतलब जो डी में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जो 3D में है, इसमें जो 10 इलेक्ट्रॉन गए, वो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले एस इलेक्ट्रॉन, एस और पी वाले इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा शील्डिंग नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। और अगर इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो इनकी आयोनाइजेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। मतलब अगर आप जब प्रोटॉन बढ़ा रहे हो, और प्रोटॉन बढ़ाने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जो बड़े हुए इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, ऐसे इनर ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो उनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट के होने की वजह से क्या होता है, जैसे वैसे तो शेल वाला फैक्टर डोमिनेट करता है ना प्रोटॉन वाले फैक्टर को, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज प्रोटॉन वाला फैक्टर शेल वाले फैक्टर को डोमिनेट कर लेगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपका जो आंसर है वो प्रोटॉन वाले के अकॉर्डिंग आता आएगा। ओके, क्लियर। तो इसलिए आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी, पहली बात। दूसरी बात, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कि डी डी में जो इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, जिसकी वजह से जो बाहर वाले शेल हैं 4s और 4p, उनके उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर पुल बढ़ जाएगी। और शील्डिंग इफेक्ट के साथ साथ हमने एक और इफेक्ट पढ़ा था, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, एस का सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का सबसे कम, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या होता था पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। 4s के इलेक्ट्रॉन्स का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब कहने को तो 4s इलेक्ट्रॉन है, मतलब फोर्थ शेल में आना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल 4s इलेक्ट्रॉन भी कभी कभी न्यूक्लियर के पास, न्यूक्लियस के पास जाते हैं। और जब न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही, इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये दो इलेक्ट्रॉन ना निकलें तो होगा क्या, जो गैलियम है वो सिर्फ आउटर पी वाले इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करवाएगा, मतलब गैलियम सिर्फ तब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा पाएगा, +3 शो करवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एस वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक तो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड है। न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड क्यों है, इनर डी ऑर्बिटल्स का एक तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा 4s इलेक्ट्रॉन्स का हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो इसकी वजह से होता क्या है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, ठीक, एक तो जो भी एस होगा, जो आउटर मोस्ट एस होगा, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप जाने पे, ठीक। ओके, और जो अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, जो बड़े हुए इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, वो डी एंड एफ में फिल होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है शेल वाले फैक्टर को। और जब प्रोटॉन वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है शेल वाले फैक्टर को, ठीक, उससे क्या होता है, उससे शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आने पे शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता जा रहा है। और जो एनएस इलेक्ट्रॉन है, जो एनएस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है दो, एनपी का एक ही है, एनएस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट हाई हाई होने की वजह से क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आओगे तो एनएस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना ही बंद कर देंगे। ये मतलब ये एनएस के दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं,
दे बिहेव लाइक इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये इनर्ट हो जाते हैं उसकी वजह से पार्टिसिपेट सिर्फ कौन करता है, एनपी का इलेक्ट्रॉन, एनपी में जितने भी इलेक्ट्रॉन है। जैसे ग्रुप नंबर 13 की अगर बात करें तो इनमें एनपी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 14 के केस में एनपी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 15 के केस में एनपी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड सो ऑन। ओके, तो मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हो, अबिलिटी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन वो कम होती जा रही है। उसकी वजह से होगा क्या, दे विल बिहेव लाइक अ इनर्ट पेयर। पेयर का मतलब एनएस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की फॉर्म में पड़े ना ऐसे। इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट नहीं करते। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे एनएस इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन करने की एबिलिटी कम होती जाएगी। और जो एबिलिटी कम होती जाओगे तो आप क्या बोलोगे कि डाउन द ग्रुप आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनएबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक नहीं एस सबशेल, यहाँ पे एस ब्लॉक लिख दिया मैंने गलती से, एस सबशेल, एस इलेक्ट्रॉन्स लिख दो यहाँ पे, इनएबिलिटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स of elements of p block elements p block elements to participate in bonding due to their penetration effect and poor shielding effect। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें, and poor shielding effect of inner electrons, of inner electrons। ठीक, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट in the bonding, why, because of their high penetration effect and poor shielding effect, okay, is called as the inert pair effect। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे, मतलब जो ये हायर वाले एलिमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, जैसे हम मैंने बोला था ना कि ये वाले ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कौन सी है, +3, और उससे कम वाली कौन सी है, +1। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे तो ये वाले जो डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं ये +3 तो शो करवाना ही बंद कर देते हैं, ये सिर्फ +1 ही शो करवाते हैं, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनके ऐसे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करते, तो तब ये सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा पाएंगे। ओके, क्लियर। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने। ओके, आपको हर पी ब्लॉक में चाहे 13 है, चाहे 14 है, चाहे 15, चाहे 16, चाहे 17, चाहे 18, हर पी ब्लॉक के ग्रुप में आपको यही चीज देखने को मिलेगी। जितनी भी एक्सेप्शंस आएंगी उनमें एक रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट पक्का होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, क्लियर। और अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्रुप नंबर 13 है, तो ग्रुप नंबर 13 के केस में जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है, सबसे हाईएस्ट वाली कौन सी है, +3, और उससे लो वाली कौन सी है, +1। ग्रुप नंबर 14 में हाईएस्ट वाली +4, उससे कम वाली +2, हालांकि ये -4 भी शो करवाते हैं ग्रुप नंबर 14 वाले। 15 वाले हाईएस्ट वाली +5, उससे लो वाली कौन सी, +3, -2 कर दो, और हालांकि ये -3 भी शो करवाते हैं, एंड सो ऑन लाइक दिस। ओके, हाईएस्ट कौन सी शो करवा सकते हैं, जो उनका ग्रुप नंबर है उसके अकॉर्डिंग, जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग। और उससे कम वाली कौन सी होती है, 2 कम कर दो। और ये 2 कम वाली क्यों आती है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है, हाईएस्ट वाली शो होनी बंद हो जाती है, 2 कम वाली शो होती है ज्यादातर। ओके, क्लियर। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, उसके बाद आगे आपके पास क्या इंट्रोडक्शन में है, द नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपको पता है ना, टॉप टू बॉटम आने पे इन अ ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, या आप कह सकते हो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है। इन फैक्ट द हैवीएस्ट एलिमेंट्स इन ईच पी ब्लॉक इज द मोस्ट मेटेलिक इन नेचर। मतलब पी ब्लॉक में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो नीचे आपको मेटल्स ही देखने को मिलते हैं, इतना ज्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर कम हो जाता है टॉप टू बॉटम आने पे इन अ पी ब्लॉक।
Okay, this change from non-metallic to metallic character bring diversity in chemistry of these elements. इसलिए आपको इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को मिलेगी फ्रॉम द जनरल ट्रेंड of these elements depending upon the group to which they belong. In general, non-metals have higher ionization enthalpy and higher electronegativities than the metals. Hence, in contrast to metals, which readily form cation, non-metals readily form anion. The compounds formed by highly reactive non-metals, which are highly reactive with highly reactive metals, not which, with highly reactive metals, are generally ionic because of large difference in their electronegativities. जब मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड बनता है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक. क्यों? क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई होता है. On the other hand, the compound formed between non-metal themselves are largely covalent in character because of small difference in their electronegativities. The change of non-metallic to metallic character can be best illustrated by the nature of oxide they form. ठीक है, ऑक्साइड के नेचर से आप बड़े आराम से समझा सकते हो, क्योंकि ये जो टॉप पे हैं, ये जितने भी नॉन मेटल्स टॉप पे हैं पी ब्लॉक में, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. ओके, और जैसे हमने बात किया कि बॉटम पे मेटल्स ही हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो ये जितने भी बॉटम पे आ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, ये सारे इनके जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर. और आपको पता है बेसिक ऑक्साइड किसके बनते हैं? मेटल्स के बनते हैं. तो ये भी एक एविडेंस है कि पी ब्लॉक में बॉटम पे हर पी ब्लॉक के ग्रुप में बॉटम पे जो है वो मेटल ही है. ओके, the non-metal oxides are acidic or neutral whereas metal oxides are basic in nature. Okay, अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है. हर पी ब्लॉक का जो ग्रुप है, मतलब ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, इन सभी का जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप्स का, ये फर्स्ट मेंबर अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से थोड़ा डिफरेंट ही बिहेव करता है. वाई? उसका रीजन है इसका, मतलब सभी में आप सेम रीजन चिपका सकते हो. क्या रीजन है? एक तो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज और दूसरा है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. कि इनके केस में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, खाली भी नहीं होता. क्योंकि बोरोन का, अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2 2p1. 2d सुना है? 2d होता ही नहीं है, मतलब इसमें डी है ही नहीं, खाली भी नहीं है. ठीक है, तो ये दो रीजन है कि आपका द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप इन टू मेजर एस्पेक्ट्स. दो मेजर एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होता है. क्यों? फर्स्ट इन द साइज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द साइज. अगर साइज ही डिफरेंट हो गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो साइज पे डिपेंड करती हैं वो भी डिफर कर जाएंगी. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस which applies only to p block element arises from the effect of d orbital in the valence shell of the heavy element. Okay, and their lack in the second period of element. मतलब ये वाले जो है इनमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, लैक करता है. हालांकि जो बाकी हैवियर वाले हैं उनमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, या एटलीस्ट एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो होता ही है ना. ओके, दी सेकेंड पीरियड एलिमेंट मतलब इनकी बात कर रहे हैं, ये वाले बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड यही बना ना, ये वाला, तो इसकी बात कर रहे हैं वो. द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम बोरोन आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ 4. जो बोरोन है वो मैक्सिमम कोवलेंसी 4 शो कर सकता है, मतलब ये मैक्सिमम 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है. इन कॉन्ट्रास्ट द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ग्रुप, जैसे बोरोन से नीचे वाला मेंबर कौन है? एल्यूमिनियम, जो कि थर्ड पीरियड में आता है. ये मैक्सिमम 6 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है बिकॉज इट हैज वेकेंट 3d ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें वेकेंट 3d ऑर्बिटल होते हैं.
Using these d orbitals, the third period element can expand their covalency above 4. For example, while boron forms only Bf4 negative, aluminium give Al F6 3 negative ion. इसमें एल्यूमिनियम 6 कोवलेंसी शो कर रहा है, बोरोन यहाँ पे 4 शो कर रहा है. बोरोन 4 से ज्यादा शो करवा ही नहीं सकता. The presence of these d orbital influences the chemistry of heavier element in a number of other ways. इन्हीं d orbital की वजह से जो इनमें हैं और ये जो फर्स्ट मेंबर में नहीं है, ये जो हायर हैवियर वाले हैं p ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं एज कंपैरिजन टू दिस दी पीरियड 2 ऑफ p ब्लॉक. ओके, जैसे अभी कोवलेंसी की एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूं आपको कि बोरोन ने सिर्फ 4 ही क्यों शो करी और एल्यूमिनियम 6 कैसे शो कर गया, इसकी मैंने अगले पेज पे एक्सप्लेनेशन करी हुई है. Bf4 नेगेटिव की एक्सप्लेनेशन कैसे होती है? बोरोन के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 2s2 2p1. ओके, तो इसके केस में आप देख सकते हो, इसको ऐसे फिल करोगे. अब बोरोन को दिख रहा है कि इसने 3 फ्लोरीन और 1 फ्लोराइड आयन को अकोमोडेट करना है अपने साथ. तो बोरोन ने क्या किया? बोरोन ने अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला एक्साइड करवा के इस ऑर्बिटल में भेज दिया. ओके, जो 3 फ्लोरीन है वो यहाँ पे इन तीनों ऑर्बिटल के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल बच जाएगा, इसमें जो फ्लोराइड आयन है F नेगेटिव आयन, वो क्या करेगा? वो डेटिव बॉन्ड बना लेगा. F नेगेटिव आयन जो है वो इसमें डेटिव बॉन्ड बना रहा है. डेटिव बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन उसके होंगे, शेयर दोनों करवा रहे होंगे, जैसे ये बन रहा है. तो इसमें बोरोन कितने मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बना पाया? 1 2 3 4. ओनली 4 कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द बोरोन. ओके, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकता. अब मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा AlF6 3 नेगेटिव की. इसके केस में क्या है? एक एल्यूमिनियम है, 3 फ्लोरीन है और 3 फ्लोराइड आयन है. जो फ्लोराइड आयन है उनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उनको रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो एल्यूमिनियम की भलाई कर रहे हैं ऐसा करके. तो इसके केस में एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p1. थर्ड शेल से डी शुरू तो हो जाता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, बात अलग है, तो 3d0 भी होगा. तो एल्यूमिनियम के केस में आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, इसको थोड़ा एक्साइट करोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा. ओके, जो 3 फ्लोरीन है वो इन 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ सिंपल वाला कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और जो 3 फ्लोराइड आयन है वो 3 एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ एल्यूमिनियम के 3 ये वाले बॉन्ड बनाएंगे, डेटिव बॉन्ड, जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन उनको बिलोंग करते होंगे, शेयर दोनों करवाएंगे. तो इस तरह आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम जो है वो 6 फ्लोरीन के साथ 6 कोवलेंट बॉन्ड बना पाया, वेयर एज बोरोन जो है मैक्स टू मैक्स 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाया, उनमें से भी एक जो है वो डेटिव होना ही पड़ेगा. ओके, जो बोरोन है, बोरोन अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नहीं कर सकता. इसमें बोरोन की हाइब्रिडेशन कितनी है? कितने? एक s और 3 p पार्टिसिपेट करे, तो ऐसी हाइब्रिडेशन को क्या बोलते हैं? sp3 s1p3. इसमें एल्यूमिनियम के कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे? इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे? एक s 3 p 2 d. तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? इसकी हाइब्रिडेशन क्या बनी एल्यूमिनियम की? sp3d2. ओके, तो ये जो है बोरोन, इसने अपनी कोवलेंसी 6 तक एक्सपेंड क्यों नहीं करी? उसका रीजन क्या है? डू नॉट शो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. ये चाह के भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर सकता. दूसरा रीजन आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये बोरोन छोटा सा एटम है, तो इसके अराउंड बड़े बड़े 4 फ्लोरीन ही लग जाए, वही बहुत बड़ी बात है. जो 5वां 6वां फ्लोरीन है वो कहां से अटैच होगा इसके साथ? ऑल्सो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज डू नॉट अकोमोडेट 6 लार्ज फ्लोरीन अराउंड इट. इसकी वजह से बोरोन जो है वो मैक्सिमम 4 कोवलेंसी शो कर पाता है. ओके, क्लियर? तो मतलब हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफर क्यों चल रहा है? एस ब्लॉक में भी यही सेम प्रॉब्लम आई थी, ठीक है. पी ब्लॉक में भी यही सेम प्रॉब्लम आई है कि हर ग्रुप का पहला मेंबर बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा डिफरेंट है. उसका रीजन स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. ओके, बस ये 2 रीजन, जहां भी आपको क्वेश्चन आए ऐसा, ये 2 रीजन चिपकाने हैं आप लोगों ने. ओके, अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे इंट्रोडक्शन पार्ट को. The combined effect of size and availability of d orbitals
considerably influence the ability of these elements to form pi bond. The first member of group differ from the heavier member in its ability to form p pi multiple bond. जैसे हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो अपने जैसे ही दूसरे एटम के साथ या किसी और छोटे एटम के साथ पी पाई बॉन्ड बड़ा अच्छा बनाता है. पी पाई बॉन्ड कैसे किसको बोलते हैं? ऐसा पाई बॉन्ड, सबसे पहले पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं? जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है. और साइडवेज ओवरलैपिंग करवाने वाले अगर दोनों पी ऑर्बिटल्स हों तो उनकी वजह से जो पाई बॉन्ड बनता है उसको पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं. तो हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो बड़ा अच्छा पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है अपने जैसे किसी एटम के साथ, ओके, या किसी और छोटे एटम के साथ, और टू अदर सेकंड रो एलिमेंट्स, मतलब कोई और सेकंड रो वाले एलिमेंट्स जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. जैसे आपने देखा ही होगा कार्बन को ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हुए, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है. क्योंकि नाइट्रोजन का अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है उसमें से एक सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है. तो आप देख पा रहे हो कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो मल्टीपल बॉन्ड पी पाई बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है. वेयर एज जो ये हैवियर हैं ये पी पाई बॉन्ड बड़े मुश्किल से बनाते हैं, अव्वल तो बनाते ही नहीं है. और अगर इन्होंने बनाना भी हो तो कई बार पी पाई ना बना के ऐसा पाई बॉन्ड बनाते हैं जिसमें एक का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, दूसरे का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और ऐसे पाई बॉन्ड को बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड. उसको पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बोलते. This type of pi bonding is not particularly strong for the heavier p block elements. The heavier elements do form pi bonds. बना सकते हैं ये pi bond, but this involve d orbital. इनके केस में d orbital involve कर जाता है, जिसकी वजह से d pi p pi multiple bond बनता है या d pi multiple bond बनता है. d pi p pi कैसे बनता है? जैसे एक d और p आपस में साइडवेज ओवरलैप करके, या एक d और दूसरा भी d आपस में साइडवेज ओवरलैप करके. ऐसे ये डी पाई मल्टीपल बॉन्ड है, ये डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड है. एज द डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन दी पी ऑर्बिटल्स. ये जो डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड है या डी पाई बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होते? क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होती है. हाई ऑर्बिटल्स अगर वो ओवरलैप करके बॉन्ड बना भी लें तो वो इतना स्टेबल बॉन्ड नहीं बनता. एज द डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन दी पी ऑर्बिटल्स, they contribute less to the overall stability of the molecule than the p pi multiple bond. Okay, got it? तो इसलिए जो हैवियर एलिमेंट हैं उनके केस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड कम देखने को मिलते हैं एज कंपैरिजन टू हर ग्रुप के जो फर्स्ट मेंबर के मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं. और एक बात लास्ट पॉइंट आइए, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस स्पीसीज ऑफ हैवियर एलिमेंट्स मे बी हायर देन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. ये वही बात होगी जैसे मैंने बताया था आपको कि बोरोन जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 ही कर पाएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा एट अ टाइम, वेयर एज एल्यूमिनियम 6 कर पाया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन इट. ओके, क्लियर? तो ऐसे आपको जैसे एस में तो एक्सेप्शंस फिर काम आई थी ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक्सेप्शंस आपको कई जगह देखने को मिलेंगी. और उसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट. और जो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है वो तो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट थोड़ा चलता ही है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. ओके, क्लियर? तो ये जितना भी आज करवाया वो आपने कल तक पढ़ लेना है. कल हमने ग्रुप 13 शुरू करना है और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कल करेंगे. गॉट इट? दैट्स इट फॉर टुडे.